इनका वॉल्यूम तो डेफिनेट है, लेकिन इनकी शेप जो है ये डेफिनेट नहीं होती, फिक्स शेप नहीं होती। लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालते हैं ये वैसी ही शेप ले लेते हैं अपनी। ठीक है, यहाँ तक अपना हो गया था। और इसके बाद जो है, अब ये अपना अगला टॉपिक है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है इनका कंपैरिजन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो है इनका कंपैरिजन। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए देखिए ये एक एग्जांपल लिया गया है कि ये एक प्लेट है और इस प्लेट में क्या है, वाटर। प्लेट के अंदर है वाटर और इसमें ये आपको दिखाई दे रहा है किसी का हाथ। हम चाहें तो अपने फिंगर को इस वाटर में इधर उधर घुमा सकते हैं। ठीक है, अपने हाथ को वाटर में इधर उधर घुमा सकते हैं। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो इतने ज्यादा स्ट्रोंग नहीं है कि वो हमारे हाथ को रेजिस्ट कर पाए। ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतने स्ट्रोंग नहीं है कि वो हमारे हाथ को रेजिस्ट कर पाए। उसको हम वाटर में आसानी से इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्विमिंग करते वक्त भी यही होता है ना। स्विमिंग करते हैं जब, तो वाटर में से हमारी बॉडी जो है इधर उधर आ जा सकती है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है कि वो पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग नहीं है। लेकिन अब आप यूं समझिए कि मान लीजिए सॉलिड है कोई, जैसे आइस है, आइस। तो आइस के बीच में से क्या हम अपनी हाथ को इस तरह से ले जा सकते हैं? आइस के बीच में क्या हम अपने जो फिंगर्स हैं आइस के अंदर डाल लें और उसको ऐसे आगे सरका लें? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा नहीं है ना। ठीक है, तो इससे ये प्रूव होता है कि जो आइस है, जो सॉलिड्स होते हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रोंग होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है बुक में देखिए। लेट अस नाउ कंपेयर इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। टेक सम वाटर इन ए शैलो वेसल एंड ट्राई टू मूव योर फिंगर थ्रू इट। ठीक है, यू आर एबल टू मूव योर फिंगर थ्रू द वाटर। तो ये अभी हमने समझ लिया कि वाटर में से तो फिंगर इधर उधर हम कर सकते हैं। तो यू कैन मूव योर फिंगर थ्रू वाटर विदाउट ब्रेकिंग और कटिंग इट परमानेंटली। ठीक है, वाटर में से अपना हाथ ले जाएंगे तो वाटर परमानेंटली अलग नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जो लिक्विड्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक तो है जिससे हम अपनी फिंगर मूव कर सकते हैं, लेकिन इतने वीक भी नहीं है कि वो वापस से जुड़ ना सके वो पार्टिकल्स। ठीक है, वो फिर दोबारा से जुड़ जाता है, टेम्परेली डिस्प्लेसिंग द वाटर। एज सुन एज यू रिमूव योर फिंगर द पोजिशन ऑफ द वाटर इज restored। बिल्कुल वैसे का वैसे हो जाता है जैसे पानी में से अगर ये मान लीजिए ये पेन ऐसे निकल दिया, ठीक है, तो आगे ये स्प्लिट होता जाएगा, पीछे ये जुड़ता जाएगा ऐसे। ठीक है ना। सो वी कैन से दैट इन लिक्विड्स the interparticle attractions are slightly weaker than solids but still strong enough to keep the particles close together। ठीक है, पार्टिकल जो है क्लोज तो रहते ही हैं, बिल्कुल अलग नहीं हो जाते परमानेंटली। ठीक है, तो ये था कंपैरिजन ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है अब कि जब किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अगला टॉपिक है कि जब किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो आपने अक्सर देखा होगा जैसे घरों में चाय बनती है, जब चाय बनती है जब, तो चाय जो है, चाय में पानी है, दूध डालते हैं, तो ये लिक्विड्स ही हैं। तो जब उनको गर्म करते हैं तो उबलने लगती है, थोड़ी देर बाद आप देखते हो ना कि वेपर्स बनने लग गए।
ठीक है, वेपर्स बन जाती हैं। तो लिक्विड जो है जब हीट करते हैं तो टेम्परेचर जब एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंचता है, वो डिपेंड करता है कि लिक्विड कौन सा है। ठीक है, वाटर के केस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, कि अगर वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाए तो उसके बाद क्या होता है, वेपर्स बनने शुरू हो जाती है। ठीक है, व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड, स्टेज कम्स व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। और वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉइल्स एंड टर्न्स इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वाटर को हीट करेंगे तो ये वेपराइज हो जाएगा। किस टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, वेपर्स बनते क्यों है? ठीक है, अब इस बात को समझें, इसका क्या मैकेनिज्म है कि लिक्विड से गैसियस फॉर्म में यानी वेपर फॉर्म में वाटर आता कैसे है। ठीक है, तो जैसे हमने समझा कि जब आइस है, आइस वाटर में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में कन्वर्ट होती है, वो किस लिए होती है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं आइस के, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ने की वजह से वो लिक्विड बन जाते हैं। ठीक इसी तरह अब भी जब वाटर को हीट करेंगे, लिक्विड फॉर्म में जो है, जब इसको हीट करेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो उनकी मूवमेंट बढ़ जाएगी। फिर जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, जब उनको उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट सप्लाई की जाएगी, तो वाटर के पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। एनर्जी इंक्रीज होने से मूवमेंट भी बढ़ जाती है। मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स बिकम्स सो विगरस, इतनी ज्यादा हो जाती है, दैट दे मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, कि उनका डिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, जब एनर्जी बढ़ जाती है पार्टिकल्स की वाटर के, तो उससे क्या होता है, वो थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, स्पेस बढ़ जाता है उनके बीच में। तो स्पेस बढ़ेगा तो एकदम से जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएंगे। ठीक है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएंगे, रिजल्टिंग इन ए डिक्रीज इन द इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इवेंचुअली द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन एस्केप फ्रॉम द लिक्विड। और फिर लास्ट में क्या होगा, जब टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा, पार्टिकल्स की एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो वाटर के सरफेस को ही छोड़ देंगे, सरफेस को छोड़ देंगे, और वो अलग हो जाएंगे बिल्कुल। दे कैन एस्केप फ्रॉम द लिक्विड स्टेट, वहां से निकल जाएंगे। ठीक है, और वो वेपर बन जाती है। द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर और द गैसियस स्टेट। ठीक है, तो क्या समझा आपने? जब किसी लिक्विड को हीट करते हैं और ये इसकी हीट बढ़ती जाए तो पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जिसे कि बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। उस वक्त एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, इतने ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं कि वो बाकी के उस लिक्विड को के सरफेस को छोड़ के एकदम से एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ठीक है, इसी को वेपराइजेशन बोलते हैं। तो इसी को वेपराइजेशन कहते हैं। एट द बॉइलिंग पॉइंट द फॉर्मेशन ऑफ वेपर इज वेरी फास्ट एंड अकर्स नॉट ओनली एट द सरफेस बट आल्सो विद इन द लिक्विड। कि जब वेपर्स बनते हैं ना, तो वो सिर्फ सरफेस पे ही नहीं बन रहे, वो नीचे भी, अंदर भी बन रहे हैं। ठीक है, ये जैसे ये डायग्राम में देखिए कि इसमें ये सारा वाटर है, मान लीजिए, या कोई भी लिक्विड है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो ऐसे वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे, यहाँ से पार्टिकल्स वाटर के निकलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन आप देखोगे कि वाटर के अंदर भी छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं।
छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं। मतलब यहाँ पे भी जो है वेपराइजेशन हो रही है। तो जब वेपर बनते हैं ना हीट करने से, वो सिर्फ सरफेस पे ही नहीं बन रहे, वो इनसाइड द लिक्विड भी ऐसा चल रहा है। यू कैन ऑब्जर्व द बबल फॉर्मेशन इन द लिक्विड। ठीक है, तो ये बबल्स भी बन जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेपराइजेशन के टाइम पे वेपराइजेशन जो है वो सरफेस फिनोमिनन है या बल्क फिनोमिनन है। ठीक है, क्या है, सरफेस फिनोमिनन या बल्क फिनोमिनन। सरफेस फिनोमिनन का मतलब है कि सिर्फ सरफेस पे ही इसके बने वेपर्स। बल्क का मतलब है कि इनसाइड द होल वॉल्यूम द वेपर्स आर बीइंग फॉर्म्ड, उसको बल्क फिनोमिनन कहते हैं। तो ये बबल्स इस बात का सबूत है कि inside the whole of the liquid the bubbles are being formed, it means vapors are being formed। तो ऐसा क्यों बताया है कि एक और टर्म है जिसको इवेपोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। तो ये तो था वेपराइजेशन। वेपराइजेशन कब होता है? बॉइलिंग पॉइंट तक जब टेम्परेचर पहुंच जाएगा, किसी लिक्विड का टेम्परेचर जब बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा, तो उस वक्त जो वेपर बनेंगे, इस प्रोसेस फिनोमिनन को कहते हैं वेपराइजेशन। ठीक है, और एक और है उस फिनोमिनन, उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब है बिना लिक्विड को गर्म किए वेपर्स बनना। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ सरफेस पे होता है। हाउएवर वेपर फॉर्मेशन अकर्स एट ऑल द टेम्परेचर्स। जरूरी नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट आए, ठीक है, इवन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन वो धीरे धीरे होता है और सिर्फ सरफेस पे होता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन जो है वो सिर्फ सरफेस पर ही होती है, लेकिन वेपराइजेशन पूरी की पूरी होती है। ठीक है, होल ऑफ द वॉल्यूम में, बल्क फिनोमिनन है वो। ठीक है, दिस लोअर प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। तो धीरे धीरे जो वेपर बनते जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? इवेपोरेशन। तो जैसे तालाब वगैरह होते हैं ना, पॉन्ड्स गांव में, तो उसमें से जैसे अपने आप ही वेपर निकलते रहते हैं। ठीक है, अपने आप ही वेपर निकलते रहते हैं, तो उसको इवेपोरेशन बोल। अच्छा, क्लोथ्स हो गए, घरों में जब देखो कपड़े धोने के बाद जब इसको बाहर सुखाया जाता है, कपड़ों को सुखाते हैं ना जब, तो वो किस तरह सूख जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो वाटर बचा हुआ है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होता रहता है। ठीक है, तो उस वक्त जो है हम कोई गर्म तो नहीं कर रहे कपड़ों को जिनको धोया है, तो फिर कैसे इवेपोरेशन हो गई? ठीक है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस अपने आप वेपर बनने की प्रक्रिया चलती ही रहती है, बस ये थोड़ी स्लो होती है और सिर्फ सरफेस पे होती है। ठीक है, तो आइए अगला टॉपिक शुरू करते हैं। ये तो हमने लिक्विड के बारे में समझ लिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं गैसीय स्टेट की तरफ चलते हैं। गैसीय स्टेट तो क्या समझी? अब तक हमने दो तीन बातें कि सॉलिड जो हैं उनकी शेप डेफिनेट होती है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। लिक्विड की शेप डेफिनेट नहीं होती, दे एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कंटेन्ड, और लेकिन वॉल्यूम उनका डेफिनेट है। अब गैस की बात करते हैं। गैस की ना तो शेप डेफिनेट है ना ही वॉल्यूम डेफिनेट है। जो गैस है वो, उसकी शेप भी डेफिनेट नहीं है, उसको आप बैलून में भर दो, बैलून जैसे ही हो जाएगी। ठीक है, और ये जो जैसे घर में जो सिलेंडर आता है, एलपीजी होती है जिसमें, ठीक है, जिसमें जिसकी हेल्प से हम घरों में खाना बनाते हैं,
तो अगर एलपीजी में गैस भरी हुई है तो एलपीजी वाली शेप हो जाती है, ठीक है। हालांकि उसमें लिक्विड की फॉर्म में होती है, लेकिन लिक्विड बनने से पहले तो वो गैस ही है ना, तो उसी कंटेनर की शेप बन जाती है जिसमें गैस डाली जाए। और वॉल्यूम इसका जो है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। आइए साबित करते हैं कि जितना स्पेस होता है, अवेलेबल गैस जो गैस है वो अवेलेबल स्पेस को पूरी तरह ऑक्यूपाई कर लेती है, ठीक है। कि गैस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है, इस बात का क्या मतलब है कि गैस को जितना भी स्पेस मिलता है, अवेलेबल होता है, वो उस सारे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है, ठीक है। तो आइए एक एक्टिविटी से इसको समझे कि क्या मतलब है इस बात का कि गैस का वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट नहीं है। तो देखिए ये अपने पास ना एक जार है ये, ठीक है, क्या है, कांच का एक जार है। तो इसको अपसाइड डाउन किया हुआ है, अपसाइड डाउन, जहां से ओपन है ना ये साइड नीचे की हुई है। और ये अगरबत्ती जलाई है, अगरबत्ती, ठीक है, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती जलाई है, इसका स्मोक होगा, इसकी खुशबू इसके अंदर भर जाएगी, ठीक है। जो इंसेंस स्टिक है, गैस जार को अपसाइड डाउन किया और यहाँ जलाएंगे तो ये स्मोक, स्मोक तो हल्का होता है ना, ये इसके अंदर भर जाएगा, ठीक है। फिर क्या किया, इसको प्लेट से ढक दिया, एक प्लेट से, और इसको सीधा कर दिया। तो अब अपने पास ये जार है जिसके अंदर हमने इस स्मोक को, इंसेंस स्टिक के स्मोक को फिल कर रखा है हमने। ऊपर एक ग्लास प्लेट रख दी, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, एक जार और ले आए, खाली जार ले आए, खाली जार, और खाली जार इसके ऊपर रख देंगे, खाली जार इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। ये जार ए है जिसमें हमने गैस फिल की है, इसके ऊपर प्लेट है ये, और एक और जार अपसाइड डाउन करके इसके ऊपर रख दिया हमने, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस प्लेट को धीरे धीरे खिसका लेंगे, निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। जो प्लेट है इसको बाहर की तरफ ऐसे निकाल लेंगे ध्यान से, कि साइड से ना निकल जाए गैस, वो थोड़ी बहुत तो निकलेगी, ठीक है, लेकिन ध्यान से इसको हटा लेंगे। और ये इसमें अब ये बीच में जो प्लेट थी ना वो हटी हुई है। तो ये पहले वाला जार है जिसमें हमने इंसेंस स्टिक का स्मोक फिल किया था, ये खाली था। लेकिन अब आप देखो बीच में वो तो है नहीं प्लेट, तो अब आप देखो पूरे के पूरे में वो सारा स्मोक फैल गया, ठीक है। तो इंसेंस स्टिक का जो स्मोक था, जो खुशबू थी, वो पहले हमने भरी तो थी सिर्फ जार ए में, लेकिन बी अब इसके ऊपर रख दिया तो वो जो खुशबू थी पूरे के अंदर चली गई, ठीक है। तो इतना वॉल्यूम था तो इतने में स्मोक आ गया था। अब ये देखो डबल वॉल्यूम हो गया, तो डबल में चली गई सारी गैस। तो इससे क्या साबित हुआ कि जो गैस होती है उसकी ना तो शेप फिक्स है ना उसका वॉल्यूम फिक्स है। गैसेस ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस, ठीक है। यही अगरबत्ती जैसे मान लीजिए अपने घर में एक कोने में जला दीजिए अगरबत्ती, ठीक है, एक कोने में जलाएंगे और आपको जो पूरे कमरे में फैल जाएगी, धीरे धीरे पूरे घर में ही फैल जाएगी खुशबू इसकी, ठीक है। होता है ना अक्सर, जब घर में मान लो अगरबत्ती जला, अच्छा कुछ खाना बनता है, कई बार जब टेस्टी खाना बन रहा है घर में, ठीक है, तो उसकी खुशबू होती है खाने की, खाने की खुशबू, तो वो खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, ठीक है। वो जो खुशबू है वो एक तरह से गैसियस स्टेट है, वो क्या है, पार्टिकल्स है ना फूड के, वो गैसियस स्टेट है। और उस वक्त जैसे मान लीजिए कोई गेस्ट आ गया, कोई बाहर से आ जाता है तो अंदर घुसते ही कहता है ना, वाह भाई वाह, आज तो बड़ी खुशबू आ रही है, बहुत खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है भाई, ठीक है ना। तो इससे क्या साबित हुआ कि जो गैसेस है दे ऑक्यूपाई होल ऑफ द स्पेस अवेलेबल टू देम
इसका मतलब उनका, देखो, गैसेस डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा, अब एक ये छोटी सी बात और बताई हुई है इसमें कि जो स्मोक था ये पूरे में भर गया। कैसे भर गया कि एयर थी पहले, एयर भी है ना, जैसे जार के अंदर एयर है, एयर के अंदर स्मोक है, और एयर के होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स। क्या होते हैं? एयर के पार्टिकल्स। तो जो गैस के पार्टिकल्स है ना, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तो ये स्ट्राइक करते हैं स्मोक वाले पार्टिकल्स को, स्ट्राइक करते हैं इधर से उधर, इधर से उधर, और उनकी मूवमेंट शुरू हो जाती है और पूरी जार में फैल जाता है। ठीक है। तो smoke is used to represent the gaseous state. Tiny particles of smoke suspended in air are constantly hit by invisible particles of the gases. कि जार के अंदर जो एयर है, एयर के पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, वो स्मोक के पार्टिकल्स को स्ट्राइक करते हैं, कॉन्स्टेंटली हिट करते हैं। तो इसी से उनकी मोशन हो जाती है। ठीक है। और वो पूरे उसमें फैल जाते हैं। तो इसी तरह ये आयोडीन के वेपर्स भी बना सकते हैं। आयोडीन ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। पर्पस वही है बताना कि जो वेपर्स हैं, दे ऑक्यूपाई होल द ऑफ द स्पेस। जैसे ये जार है एक, यहाँ पे आयोडीन रखा हुआ है, तो कुछ टाइम पड़ा रहेगा, तो धीरे धीरे जो है ये इसके अंदर वेपर्स बन जाएंगे। वेपर्स बन गए, तो इसके ऊपर अगर प्लेट रखी हुई है तो आयोडीन के वेपर सिर्फ इसी जार में ही है। ठीक है। लेकिन एक और खाली जार ले आए, इसके ऊपर रख दिया, प्लेट बीच में से निकाल ली, ये जो वाली प्लेट जिससे ढका हुआ था इसको निकाल लिया, फिर ये आयोडीन के वेपर पूरे के पूरे इसमें फैल जाएंगे। जैसे स्मोक वाला एग्जाम्पल था, वैसे ही आयोडीन वाला एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। Iodine vapor can be obtained by placing some solid iodine in a closed gas jar for some time, जैसे कि ये दिखाया। तो क्योंकि ये अब देखो लिक्विड है, लिक्विड को आप नीचे गिराओ वो फ्लो करेगा। लिक्विड क्या करता है? फ्लो करता है। गैसेस भी फ्लो करती हैं। देखो यहाँ थे वेपर्स, यहाँ से यहाँ फ्लो कर गए, तो इसलिए इनको फ्लूइड्स कहा जाता है। ठीक है। लिक्विड और गैसेस, इन दोनों ही चीजों को फ्लूइड्स कहा जाता है। क्यों कहते हैं फ्लूइड इनको? क्योंकि लिक्विड एंड गैसेस, बोथ लिक्विड एंड गैसेस फ्लो एंड डू नॉट रिटेन ए फिक्स्ड शेप। अपनी शेप को फिक्स नहीं रखते, रिटेन नहीं कर पाते। इनके पार्टिकल्स के बीच में इतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती कि शेप को रिटेन कर पाए। ये फ्लो करते हैं, बोथ लिक्विड एंड गैसेस फ्लो एंड डू नॉट रिटेन ए फिक्स शेप। दैट्स व्हाई दीज प्रॉपर्टीज डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम सॉलिड्स। इसीलिए ये सॉलिड से डिफरेंट है। एंड क्लासिफाई देम एज फ्लूइड्स। तो इसलिए लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस, इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? फ्लूइड्स। फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स क्या हुए? वो सब्सटेंसेस जिनकी प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है? फ्लो करते हैं जो। ठीक है। सॉलिड्स तो फ्लो नहीं करते ना, तो इसीलिए उनकी शेप मेंटेन रहती है। तो अब आगे जो अगला टॉपिक है वो है कि जो इंटर पार्टिकल स्पेसिंग के बारे में है, कि जो स्पेसिस हैं पार्टिकल्स के बीच में, वो कैसे डिफरेंट है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, और ये एक एक्टिविटी है। ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना काफी है, फिर जल्दी ही मिलते हैं। ठीक है। और आगे करेंगे फिर ये नई बुक जो शुरू हुई है, एनसीईआरटी ने इस साल से 8th का सिलेबस चेंज किया है, और थोड़ा बहुत इसमें 9th का भी ऐड हो गया है, लेकिन बुक बहुत अच्छी है, बड़े इजी वे में समझाया गया है। ठीक है। तो मिलते रहेंगे, फिलहाल इतना काफी है। ठीक है। थैंक यू। बाय बाय।